Hi everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ welcomes all of you to the platform of Study IQ. अब आपके साथ में मैं फिर से डिस्कशन के लिए आ गया हूं इसी बुक का डिस्कशन जो कि रिसेंटली आपके लिए लॉन्च की गई है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। ज्योग्राफी की एस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो ये सबसे परफेक्ट बुक मेरे टाइम पे आज तक मैंने जो देखा है उसमें सबसे परफेक्ट बुक रही है। इसी की डिस्कशन हम चैप्टर 10 की डिस्कशन हम कर रहे थे, आपको पता है। तो चैप्टर 10 आप पेज नंबर 122 पे आएंगे तो चैप्टर 10 का जो है हम लास्ट पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे मिड लैटिट्यूड एंटी साइक्लोन्स की डिस्कशन से। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिड लैटिट्यूड एंटी साइक्लोन्स के बारे में होने वाला है। तो देखिए, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एंटी साइक्लोन, सबसे पहले आपको क्या समझना है, एंटी साइक्लोन एक वर्ड मैंने यूज किया है कि हम एंटी साइक्लोन के बारे में समझने वाले हैं। तो एंटी साइक्लोन के बारे में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो उससे पहले आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन क्या होता है, तभी तो हम एंटी साइक्लोन के बारे में बात कर पाएंगे। तो यू नो वेरी वेल कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे एक पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मैं साइक्लोन की फॉर्मेशन के कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो मुझे पता है साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, आपका एक तो वास्ट ओशियन सरफेस चाहिए, एक वाटर बॉडी, एक ओशियन सरफेस मुझे वास्ट चाहिए। दूसरा, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और तीसरा, कोरोलिसिस फोर्स होना चाहिए। और इसके अलावा इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि लो प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए, राइट। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं मेरी साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। क्या होता है, आपका ओशियन सरफेस वास्ट होना चाहिए, आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर होना चाहिए, यू मस्ट हैव कोरोलिसिस फोर्स। और क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो सरफेस क्या होगा, लो प्रेशर सरफेस होगा। सो प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। अब ये चीजें तो मुझे कहां पे मिलने वाली हैं, ऑब्वियसली ऐसे एरियाज, ऐसी बेल्ट जहां पे लो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, जहां लो प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, वो बेल्ट इस चीज को आपको फुलफिल करेंगे। अब मेरे पास वर्ड क्या आया है इसकी जगह, क्योंकि साइक्लोन को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा एंटी साइक्लोन्स। देखिए, जब एंटी साइक्लोन की बात आती है तो आपको नहीं लगता कि ये कंडीशंस अपोजिट हो जानी चाहिए? जो कंडीशन मुझे यहां मिल रही हैं उसके अपोजिट कंडीशन यहां पे मिलेंगी। अब देखो, कुछ कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकता कि कोरोलिसिस फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। कोरोलिसिस फोर्स मिलता है। आप 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर को छोड़ दो, उसके अलावा आप अर्थ पे कहीं भी जाओगे आपके पास कोरोलिसिस फोर्स होता है। अब होता है तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा हाँ, टेम्परेचर है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे मिले। तो मतलब ये हो सकता है कि मेरे पास टेम्परेचर क्या हो, लो टेम्परेचर हो। अब मेरे पास साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि प्रेशर कैसा था, लो प्रेशर था। तो यहां पे मेरे पास क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए। हाई प्रेशर कंडीशन हो, लो टेम्परेचर हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सिचुएशन एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। दूसरी चीज देखिए, यहां पे जब भी आपकी हीटिंग हो रही थी तो यू नो, अगर वाटर बॉडी पे हीटिंग होती है तो क्या होगा, convection होगा। Convection means air partial will rise up. So in case of cyclone, I can say air partial was rising, right or not? Can I say in case of air partial was rising in case of cyclonic formation? So in case of anticyclonic formation, air partial must descend. Air partial must descend in case of what? Anticyclonic conditions. In anticyclonic conditions, air क्या करना चाहिए, फिर सिंक करना चाहिए। अब ये सारी जो सिचुएशंस हैं, आप अगर मैं पूछूं आप अर्थ पे इसको कहां पाओगे, तो आपको याद होगा जब हमने अर्थ के डिवीजन के बारे में डिस्कस किया, हम जब प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं तो वी हैव इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट राइट हियर एट 0 डिग्री, वी हैव इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. But after that we have subtropical high pressure belt. Below over here we again have the subtropical high pressure belt. और जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां पे क्या होता है आपको भी पता है कि यहां से जो विंड अपलिफ्ट होती है वो क्या करती है, डाइवर्ज करके आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे सिंक करती है। आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे वो बेल्ट क्या करती है, सिंक करती है। तो अगर वो बेल्ट आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे सिंक करती है, अगर ये पार्ट यहां सिंकिंग करेगा,
और ये नाम क्या है, हाई प्रेशर। तो क्या मेरी एंटी साइक्लोन की जो कंडीशन थी, दैट यू कैन लुक राइट हियर, कि हाई प्रेशर होना चाहिए। यस, ये हाई प्रेशर है या नहीं है, हाई प्रेशर है या नहीं है, बिल्कुल है, ये हाई प्रेशर बेल्ट ही है। तो दोनों हेमिस्फीयर में मेरे पास ये हाई प्रेशर बेल्ट है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, दूसरी कंडीशन थी मेरे पास एयर क्या करे, डिसेंड करे, सिंक करे। तो सिंकिंग एयर, क्या यहां पे मेरे पास सिंकिंग एयर है या नहीं है, डू वी हैव सिंकिंग एयर राइट हियर? यस, ये दोनों ही कंडीशन यहां से फुलफिल होती हैं। वी हैव द सिंकिंग एयर एट दिस प्लेस एंड वी हैव द हाई प्रेशर कंडीशंस। वी हैव द हाई प्रेशर कंडीशंस एंड वी हैव द सिंकिंग एयर एट दिस पोजीशन। दैट्स व्हाई मैं इसको क्या बोलूंगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बोलूंगा। अब देखिए यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे 122 पेज पे, तो मेरे पास एक यूज वर्ड किया गया है मिडल लैटिट्यूड। मैंने क्यों बोला एंटी साइक्लोन्स को मिड लैटिट्यूड, क्योंकि आप ये देखो मिडल लैटिट्यूड पे ही वो कंडीशन प्रिवेल करती हैं जो कि आपके एंटी साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। दोज कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन्स दे प्रिवेल एट मिड लैटिट्यूड। इसलिए हमने मिड लैटिट्यूड वर्ड का यूज किया है, एंटी साइक्लोन के साथ में मिड लैटिट्यूड का यूज किया है। अब मैं अगर बोलूं कि इसकी फॉर्मेशन के अंदर फिर मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा डायग्राम आपको यहां पे दिया हुआ है। यहां आप डायग्राम देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये डायग्राम एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहता है। देखिए, जब भी ऐसा कोई सरफेस होता है जहां पे आपकी कंडीशन हाई प्रेशर या लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, तो एक केस ये होगा यहां पे एयर अपलिफ्ट कर रही है और ये प्रेशर शेल जो है वो लो प्रेशर कंडीशन है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो गया आपका, इस पर्टिकुलर एरिया में विंड क्या कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है, तो यहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो क्या अगर यहां पे लो प्रेशर होगा तो उसके अपोजिट सिचुएशन कहीं तो ऐसा होगा जहां हाई प्रेशर होगा। और हमने पढ़ा है कि हाई प्रेशर पे क्या करेगी, एयर विल सिंक। तो यहां एयर क्या कर रही होगी, सिंकिंग ऑफ एयर पार्सल विल बी हैपनिंग राइट हियर। यहां पे एयर पार्सल क्या कर रहा होगा, सिंक कर रहा होगा। यहां पे एयर पार्सल आपका राइज अप कर रहा है। जब एयर पार्सल लो प्रेशर कंडीशन पे है तो फिर मेरे पास क्या होगा, लो प्रेशर, मतलब सराउंडिंग एरिया से विंड क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सराउंडिंग एरिया से विंड आके यहाँ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो मतलब यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा जब मैं साइक्लोन की बात करता हूं। बट मेरे पास टॉपिक क्या है, एंटी साइक्लोन। हमें किसको डिस्कस करना है, एंटी साइक्लोन को। और क्योंकि एंटी साइक्लोन एक हाई प्रेशर कंडीशन है तो यहां से एयर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। एयर यहां पे कन्वर्ज करने की बजाय यहां से एयर क्या करेगी, आपका डाइवर्जन देखने को मिलेगा एयर का। सो एयर विल डाइवर्ज फ्रॉम हाई प्रेशर कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन से एक तो एयर सिंक करेगी और दूसरा एयर क्या करेगी, आपका डाइवर्ज करेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो साइक्लोन के अंदर क्या हुआ था, जब एयर अपलिफ्ट हो रही थी तो धीरे धीरे क्या हुआ था, एयर अपलिफ्ट होने के बाद में वो जो मॉलिक्यूल्स थे, जो मॉइस्चर था जो कि वाटर सरफेस से उन्होंने गेन किया था, कूल डाउन होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ और आपका प्रेसिपिटेशन देखने को मिला। बट अपोजिट टू दैट यहां पे मैं अगर आता हूं तो यहां एयर क्या है, सिंकिंग है। सिंकिंग एयर कभी भी रेनफॉल नहीं करेगी, इसलिए मैं बोलता हूं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कहलाती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या कहलाएंगी, आपकी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कहलाएंगी। यहां पे मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ओवर हियर आपको जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ क्लाइमेट बढ़ेगा, आपकी एंटी स्टेबिलिटी नहीं होगी। मींस आपका वायलेंट कैरेक्टर एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलेगा। दैट यू कैन अंडरस्टैंड राइट हियर। दूसरा देखिए क्या हो रहा था, यहां पे एयर मास जो है, हमने साइक्लोन की सिचुएशन को पढ़ा था तो हमने देखा था कि फ्रंटल साइक्लोन में दो एयर मास एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं और आपका टेम्परेट साइक्लोन बनता है। टेम्परेट साइक्लोन कब बनता है, जब आपके दो एयर मास स्ट्राइक करते हैं, फ्रंट्स फॉर्म होते हैं और आपका टेम्परेट साइक्लोन बनता है। बट यहां पे मैं बात करूंगा तो ओवर हियर नो इंटरेक्शन ऑफ एयर मास इज गोइंग ऑन, कोई इंटरेक्शन एयर मास की हो नहीं रही है, इसलिए अपलिफ्टमेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इसलिए यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मोनोटोनस कैरेक्टर होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो आती है, क्योंकि आप देखो यहां पे क्या है, आपका हाई प्रेशर कंडीशन है, एयर क्या कर रही है, सिंक कर रही है। तो इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी काम एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, यहां पे जो कंडीशन रहेगी, इस टाइप का जो सिंकिंग एयर वाला एटमॉस्फेयर होता है वो काफी काम एटमॉस्फेयर होता है। राइट, क्या रहेगा आपका, काम कंडीशन रहेंगी। अब काम कंडीशन होंगी तो विंड का जो फ्लो है वो काफी स्लो होगा, विंड फ्लो स्लो रहेगा। अब जब विंड फ्लो स्लो रहेगा तो ऑटोमेटिकली मैं ये कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर जो एयर मास है वो काफी लॉन्ग टाइम तक, मींस वीक्स, मेनी वीक्स और मल्टीपल मंथ्स तक आपका एक ही एयर मास यहां पे स्टेगनेंट रहता है। अब देखो इससे क्या
हमें एसेंस निकलता है, इससे हमें एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। प्रॉब्लम क्या? देखिए, आपका कोई भी एरिया है, लेट्स से एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इंडस्ट्रियल एरिया में काफी सारी फैक्ट्रीज, कंपनीज अपना क्या कर रही हैं, पोल्यूशन को एड ऑन करते जा रही हैं। अब पोल्यूशन जब एड ऑन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर विंड का सर्कुलेशन चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एडिशन ऑफ पॉल्यूशन है, आपका डस्ट पार्टिकल है, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी आपका पॉल्यूटेंट है, वो जो एटमॉस्फेयर में ऐड ऑन हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते रहेंगे, सर्कुलेट होके वहां से रिमूव भी होते रहेंगे। बट अगर उसी केस में मेरे पास आता है सिंकिंग एयर, मेरे पास आता है स्टेबलाइज क्लाइमेट, मेरे पास आता है स्लो फ्लोइंग विंड, तो उस केस में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब जब स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, विंड फ्लो होगा नहीं, तो वो सारे जो डस्टिंग पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूटिंग एजेंट हैं, वो सारे अक्यूमुलेट होंगे आपके एटमॉस्फेयर में। इसलिए एयर हाईली पॉल्यूटिंग होती है। एयर इज हाईली पॉल्यूटिंग। हाईली पॉल्यूटेड एयर जो है आपको यहां पे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सिंपल है, आपका ये पोजीशन जो है वो हाई प्रेशर कंडीशन है। अब यही चीज आप दिल्ली एनसीआर में जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना इनिशियल ऑफ विंटर टाइम पे, जब विंटर आना शुरू होती हैं तब जो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, डस्ट क्लाउड जो बनता है, जिसके लिए हम फार्मर्स को भी ब्लेम करते हैं कि वो पराली जला रहे हैं, या फिर हम किसी फैक्ट्रीज को ब्लेम करते हैं, ओड इवन रूल्स लगा दिए जाते हैं। ये सब चीजें क्यों होती हैं? इसका कारण सिंपल है, क्योंकि वहां पे एयर सिंकिंग एयर हो जाती है, सरफेस कूल होता है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर की बजाय डाइवर्जेंस देखने को मिलता है लोअर सरफेस पे। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आपका फ्रेश एयर नहीं आ पाती और वो पोल्यूटेंट वहीं पे क्या हो जाते हैं, आपके अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आपके पोल्यूशन के लिए भी अकाउंटेबल होती है। दूसरा, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो नहीं होगा क्योंकि स्टेबिलिटी की कंडीशन है। इसके बाद मेरे पास एक और बात आती है, जो एक और टॉपिक आता है, वो आता है थंडर स्टॉर्म्स का। दूसरा टॉपिक क्या आता है आपका, थंडर स्टॉर्म्स का। तो ये थंडर स्टॉर्म की जब मैं बात करता हूं तो थंडर स्टॉर्म कैसे डेवलप होता है? बेसिकली थंडर स्टॉर्म की जब हम बात करते हैं तो थंडर स्टॉर्म आपका जो डेवलप होता है वो होता है कन्वेक्शन से। ठीक है, जब मैं थंडर स्टॉर्म की बात करता हूं, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपको टॉपिक 123 पे आपको थंडरस्टॉर्म का टॉपिक दिया हुआ है। तो थंडरस्टॉर्म की जब मैं बात करता हूं तो थंडरस्टॉर्म कैसे डेवलप होता है, देखिए, एक आपका हॉट सरफेस है, वार्म सरफेस है। ठीक है, वार्म सरफेस मींस लोअर लैटिट्यूड एरिया, लोअर लैटिट्यूड एरिया। लो लैटिट्यूड में लेट्स से मैं इक्वेटर की ही बात कर लेता हूं। इक्वेटर पे क्योंकि आपको पता है हाई इंसोलेशन रिसीव होता है, इसलिए सरफेस क्या होगा, हीटेड अप। जब सरफेस हीट होगा तो एयर पार्शियल भी हीट होगा, और क्योंकि एयर पार्शियल हीट होने के बाद लाइट हो जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, राइज अप करेगा। जब एयर पार्शियल राइज अप करेगा तो वो क्या करेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एयर पार्शियल राइज करेगा तो राइज करने से कंटिन्यूअस आपका एडिशन मॉइस्चर का होता चला जाएगा, और कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ मॉइस्चर से आपका क्या होता है, थंडरस्टॉर्म जनरेट होता है। एक्चुअली थंडरस्टॉर्म के अंदर भी आपकी स्टेजेस होती हैं। कैसे स्टेजेस होती हैं? एक आपका आता है जो कि यंग स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें क्यूमुलस स्टेज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो आती है आपके अंदर थंडरस्टॉर्म में, फर्स्ट स्टेज जो रहेगी उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलस स्टेज बोलते हैं। क्यूमुलस स्टेज में क्या होता है, आपका सरफेस हीट अप होने के बाद जो एयर मास हीट होता है वो धीरे धीरे राइज करना शुरू करता है। जो आपकी सेकंड स्टेज होती है, जिसको हम मैच्योर स्टेज बोलेंगे, सेकंड स्टेज क्या होगी आपकी, मैच्योर स्टेज। इस केस में क्या होता है, आपका कन्वेक्शन भी हो रहा होता है और सिंकिंग भी हो रही होती है। मीन्स क्या हो गया, कुछ एयर पार्शियल क्योंकि जो सरफेस से हीटअप होके जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, और जो ऊपर पहुंच चुके हैं एयर पार्शियल वो कूल डाउन होके क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तीसरी चीज, तीसरी जो स्टेज आती है आपके पास, थर्ड स्टेज, उसको बोलते हैं डिसिपेटिंग स्टेज। इस केस में अपवर्ड मूवमेंट बंद हो जाता है। डिसिपेटिंग स्टेज के अंदर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट बिल्कुल बंद हो चुका है, अब एयर मास काफी कूल हो चुका है, और बस आपका प्रेसिपिटेशन या डिसेंडिंग एयर जो है देखने को मिलती है, और इस टाइम पे आपका थंडरस्टॉर्म जो है वो खत्म हो जाता है। इस टाइम पे क्या होगा, आपका थंडरस्टॉर्म की कंडीशन जो है वो खत्म हो जाएगी। राइट, अब देखो थंडरस्टॉर्म जब आता है तो रेनफॉल हो सकता है, यस। रेनफॉल के अलावा आपका जो स्लीट फॉर्मेशन है वो भी होती है। कई बार आपको देखने को मिलता है कि लाइटनिंग जो है थंडरस्टॉर्म के साथ में अटैच होती है। तो लाइटनिंग क्यों होती है, ये लाइटनिंग का क्या रीजन है और थंडर का क्या रीजन है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा कि लाइटनिंग और थंडर के क्या रीजन है इसकी फॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं लाइटनिंग की, तो देखो क्या होता है, आपको पता है कि यहां से विंड क्या कर रही है, राइज अप कर रही है। यहां से विंड जो है वो राइज अप करती है। अब राइज अप करते हुए देखो, हमने एक बायन्स फोर्स पढ़ा था। बायन्स फोर्स क्या होता है,
जब भी आपका कोई भी पार्टिकल जब तक लाइटर है तो सराउंडिंग जो एयर मास है वो उसको अपलिफ्ट करने में फोर्स लगाएगा, उसी को बाइंड फोर्स कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि एयर मास वार्म है इसलिए वो लाइट है। लाइट है तो क्या होगा, सराउंडिंग एरिया उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो अपलिफ्ट करेगा। जब अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो यहाँ पे सरपासिंग होती है। कैसे, जो एयर मास पहले से राइज अप हो चुका है वो तो क्या कर रहा होगा, यहाँ सिंकिंग कर रहा होगा, वो एयर मास सिंक कर रहा होगा, एक एयर मास राइज कर रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है, सर ये फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि comes to play only when you are in motion. Let's say if you are having two of your hands and you are rubbing each of them with each other, जो आपकी नॉइज जनरेट हो रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स से हो रही है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, आपका सरफेस को हीटिंग देता है, सरफेस को क्या करता है, आपका मोशन को अपोज करता है। तो यहां पे भी क्या होगा, ये सरफेस एक दूसरे को आपको क्या करेंगे, बाईपास करेंगे, रब करेंगे, तो फिर क्या होगा, हीटिंग होगी, दिस सरफेस बिकम्स चार्ज। ये सरफेस क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। किस तरीके से चार्ज होता है सरफेस, जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो क्लाउड्स का लोअर पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये तो आपको भी पता है, जब भी ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है तो उस केस में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखने को मिलता है। जब भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग होगी, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, लाइटनिंग बोलूंगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर जब लाइटनिंग होती है, ठीक है क्लाउड्स में लाइटनिंग हुई, व्हाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, व्हाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। एक्चुअली अर्थ जो है वो एक अच्छे कंडक्टर की तरह काम करती है, क्योंकि एक पोटेंशियल जो टर्म होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही करंट का फ्लो ज्यादा होता है। अब जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, उससे आप तुरंत समझ जाओगे, हमें टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए जब भी आप टैप ऑन करते हैं तो आपका पानी आता है, टैप आपने ऑन किया, पानी उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। जितना आपका टैंक में पानी होगा, मतलब अगर टैंक फुल है तो पानी बहुत स्पीड से आएगा, लेकिन अगर टैंक में पानी का लेवल कम है तो पानी क्या होगा, आपके टैप से भी स्पीड कम रहेगी। ये क्या हुआ, ये प्रेशर डिफरेंस हुआ। प्रेशर ज्यादा तो इधर भी प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा हो गया था, इसलिए स्पीड से आ रहा था। बस ऐसा ही कुछ पोटेंशियल में भी होता है। मतलब अगर मेरे पास कोई एक ऐसी चीज है जिसका पोटेंशियल लेट्स से 10 वोल्ट है, दूसरा मेरे पास पोटेंशियल 0 वोल्ट पे है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये है तो यहां से यहां तक फ्लो देखने को मिलेगा एनर्जी का। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 और 0 हो जाए तो फिर और ज्यादा फ्लो होगा। तो अर्थ का क्या हुआ, पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल 0 लिया जाता है। अब यहां पे क्या हुआ, कुछ पोटेंशियल है, इसलिए लाइटनिंग अर्थ की तरफ फ्लो करती है। जिसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, हमने काफी बार देखा है बिल्डिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं, आपका एक काफी सारा एक इन कंडक्टर जो है, एक कंडक्टर मटेरियल को हम बिल्डिंग के सरफेस पे डाल देते हैं। अब बिल्डिंग के सरफेस पे जो कंडक्टर मटेरियल होता है वो अर्थ के अंदर गया हुआ होता है, ताकि क्या हो सके, आपकी जब लाइटनिंग होती है तो वो उसके थ्रू, जब कंडक्टर मटेरियल है उसके थ्रू आपकी अर्थ में चली जाए, किसी को भी नुकसान ना हो। बट सर वो अपने पाथ को छोड़ के उसकी तरफ क्यों जाती है, क्योंकि आपको भी पता है जब लाइटनिंग आपके क्लाउड से नीचे की तरफ मूव करती है तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, आप वो एयर में मूव कर रही है। अब एयर क्या होता है, एक बैड कंडक्टर होता है, बट इसकी कंपैरिजन में अगर मेरे पास कोई मटेरियल पार्टिकल, मेटल का पार्टिकल होगा तो वो तो गुड कंडक्टर है ना। तो लाइटनिंग ऑटोमेटिकली गुड कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगी और हम अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है जिससे हम लाइटनिंग से बच जाते हैं। बट ये मेथड होता है जिससे आपकी लाइटनिंग जो है डेवलप होती है, फ्रिक्शन फोर्स आता है। और देखो आप यहां पे समझना कि जैसे जैसे आपका एयर पार्शियल ऊपर जा रहा था तो आपका कंडेंसेशन होता है, आपके जो वाटर वेपर्स थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके आइस के स्मॉल क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जब आइस के क्रिस्टल्स यहां से बन गए, फिर भी ये ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे तो ये दे बिकम्स बिगर इन साइज। बट ऊपर से जो आ रहे हो तो काफी बड़े अपने आप ही बन चुके ना, तभी तो दे आर मूविंग बैकवर्ड, क्योंकि ग्रेविटेशन के हिसाब से वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए। तो आपके स्मॉलर पार्टिकल ऊपर मूव करते हैं, लार्जर पार्टिकल नीचे आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने से फ्रिक्शन जनरेट होता है और आपका चार्ज आता है और चार्ज से लाइटनिंग होती है। अब सवाल ये आता है कि लाइटनिंग तो हमारे घर में भी होती है, उससे आवाज तो नहीं आती, थंडर तो जनरेट नहीं होता, बट यहां पे तो लाइटनिंग के साथ थंडर भी जनरेट होता है। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो ये जो लाइटनिंग होती है इसकी काफी ज्यादा एनर्जी होती है।
अब एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जहाँ से भी ये पास आउट होती है वहाँ पे एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एयर क्या करती है, साइड से मूव कर जाती है। अब प्रेशर क्या हो गया वहाँ पे, बहुत कम हो गया। बट जैसे ही लाइटनिंग पास आउट हो जाती है वापस से एयर मॉलिक्यूल उसी प्लेस को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा होगा तो थंडर जनरेट होता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर लाइट पहले दिखती है और आपका थंडर बाद में सुनाई देता है, बट ये तो साथ साथ हो रहे हैं इस दोनों फिनोमेना, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा एक आंसर दिया जाता है कि कान हमारे पीछे होते हैं, आंख आगे होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या चीज़ है, दैट वाज जस्ट जोकिंग। एक्चुअली लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। राइट, सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। लाइटनिंग और थंडर का ये लॉजिक होता है। देखो इसके अलावा एक और टॉपिक छोटा सा है आपके पास, जो कि टॉपिक का नाम है 124 पेज पे, टॉपिक का नाम है टोर्नेडो। तो टोर्नेडो की बात जब हम करते हैं तो टोर्नेडो में ये कह सकता हूं एक स्मॉल साइक्लोनिक फॉर्मेशन ही टोर्नेडो होता है। जैसे एक स्मॉल साइक्लोन, लोकली एक साइक्लोन का डेवलपमेंट होना, वही टोर्नेडो कहलाता है। क्या होगा, जब भी आपकी वाटर बॉडी पे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यहां से एक लोकल इवेपोरेशन शुरू होता है। आप यहां पे डायग्राम में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है टोर्नेडो का। तो यहां पे क्या होगा, एक लोकल इवेपोरेशन जो है वो शुरू होता है, एक रैपिडली अपलिफ्टेड एयर मास शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और वो अपलिफ्टेड एयर मास क्या करता है, क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड भी फॉर्म करता है। क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड भी फॉर्म करता है और ये वाटर बॉडी पे इस तरीके से कंटिन्यूअसली डेवलप होता है। दैट्स व्हाई लंबे टाइम तक रेनफॉल जो है वो टोर्नेडो से कॉरलेट करती है। राइट, सो वी कैन से कि टोर्नेडो क्या है, एक वायलेंट स्टॉर्म है जो लो प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। वायलेंट स्टॉर्म जो कि लो प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। अब सवाल ये आता है, सर जैसे हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझा था, तो क्या ये जो टोर्नेडो है वो भी हमेशा वाटर बॉडी पे ही डेवलप होगा? क्या कभी लैंड मास पे टोर्नेडो डेवलप नहीं हो सकता? आंसर इज हो सकता है। आंसर क्या है आपका, हो सकता है टोर्नेडो आपके लैंड मास पे भी डेवलप होता है। बट अगर टोर्नेडो आपकी वाटर बॉडी पे डेवलप हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक नाम होता है जिसको वाटर स्पाउट्स के नाम से जानते हैं। क्या होगा, अगर टोर्नेडो आपके वाटर बॉडी पे डेवलप हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जो क्या होता है, वाटर स्पाउट्स। सो अनलाइक द ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि सिर्फ कहाँ डेवलप होते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके डेवलप होते हैं वाटर बॉडी पे, आपके टोर्नेडोज के साथ वो केस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो साइक्लोन थे वो काफी लार्ज मास होता है। साइक्लोन लार्ज मास होता है, सेल्फ जनरेटिंग होता है और काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। अपोजिट टू दैट टोर्नेडो इतना लार्ज मास नहीं होता, एक वायलेंट स्टॉर्म होता है जो लोकली ही सर्वाइव करता है। यस, आपके लैंड मास पे भी डेवलप होता है, वाटर बॉडी पे भी होता है। वाटर बॉडी पे हुआ तो वाटर स्पाउट्स कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो आप ये चार्ट देखेंगे। देखिए ये बुक का सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है वो ये है कि ये चार्ट बने हुए हैं और ये चार्ट आपको बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स देते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में उनको रेप्लिकेट भी कर सको। और अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो तो जो आपकी स्टीप नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, जो अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो इन चार्ट से बहुत अच्छे से डेवलप होती है। चार्ट आपको मिला है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच के डिफरेंस का। क्या है आपका, साइक्लोन के बीच में और एंटी साइक्लोन के बीच के डिफरेंस का चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है कि अब मैं मानता हूं कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम कहीं देखेंगे, ढूंढेंगे और फिर हमें पता लगेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इन माई अकॉर्डेंस आपको पहले से पता है कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है। आप खुद सोच के बताएं, जो साइक्लोन की फॉर्मेशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए, लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए। जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है उसमें टेम्परेचर क्या होगा, हाई प्रेशर कंडीशंस होंगे। जो आपके साइक्लोन्स होते हैं वहां पे एयर क्या होती है, आपकी कन्वेक्शन एयर होता है, अपलिफ्टमेंट होता है। जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वहां पे एयर क्या होती है, आपका सिंकिंग एयर होती है। यहां पे क्या होगा, वायलेंट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, वायलेंट स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे आपकी काम कंडीशंस देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, यहां पे जो सरफेस है उस पे एयर क्या करती है, साइक्लोन की कंडीशन में एयर कन्वर्ज करती है, बट एंटी साइक्लोन में एयर क्या करती है, आपकी डाइवर्ज करती है। एयर क्या करेंगे, आपका डाइवर्जन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपके आ जाते हैं किसमें, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। दिस इज बेसिकली द चैप्टर 8 एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज आफ्टर डिस्कसिंग द particular chapter we also have MCQs that is asked in your preliminary exam previously, and second thing
देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन एज वेल जो कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं। देखो कई बार क्या होता है, आप काफी सारा टाइम इस तरीके से वेस्ट कर देते हो कि आपको प्री में क्वेश्चन पूछे गए उसको सेग्रीगेट करना, मेंस में पूछा गया उसको सेग्रीगेट करना, ये सारे फीचर्स जो इस बुक के अंदर काफी अच्छे से दिए हुए हैं, जो कि आपकी ये फुल डिस्कशन इस बुक का आपको ऐप पे भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो कम टू द ऐप, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा डिस्कशन जो है मेरे साथ देख सकते हैं। ओके गाइस, सो द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी इज दिस फिजिकल ज्योग्राफी। वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च द इंडियन ज्योग्राफी एज वेल, ताकि रिमेनिंग पार्ट आपका पूरा हो जाएगा और उसकी भी आपको डिस्कशन मिलेगी, राइट। तो आइए ऐप पे और आप पूरा डिस्कशन इसका फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।